तो बेटा, तो हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, यानी कि हमारे जो सिलेबस अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, यानी कि हमारे जो सिलेबस को 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, जिसमें 4 जो आपस में इंटर रिलेटेड थे। वो कौन कौन से थे कि सबसे पहले आपको मैनेजमेंट सिखाई जाएगी कि आपने मैनेजमेंट करनी किस तरह है, वो मैनेजमेंट सिखाई जाएगी। फिर जिस जगह के ऊपर मैनेजमेंट की जाएगी उस जगह के बारे में बताया जाएगा, यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। तो ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जो हमने डिस्कस करना था वो चैप्टर नंबर 3, 4 और 5। तो बेटा इसमें हमने पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर चेंज किस तरह लेकर आया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर किस तरह का होता है। तो ये हमारा जो दूसरा जो हमारा ग्रिड है उसका ये लास्ट चैप्टर है, जो कि आज और कल में ही इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। बड़ा छोटा सा चैप्टर है। और उसके बाद हमने डिस्कस करना है कि अब जब ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे होंगे, लोगों को आपने कैसे मोटिवेट करना है, उनके बिहेवियर को कैसे समझना है, और फिर लीडरशिप की बात हो रही होगी। तो इसी तरतीब से हम चलते जा रहे हैं। और बेटा आज हमें डिस्कस करना है कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर। क्या कल्चर आपके लिए नया लफ्ज है? क्या पहले आप लोगों ने कल्चर नहीं देखा हुआ? क्या कल्चर होता क्या है, क्या हमें नहीं आइडिया? कि सर मान लो कि जिस तरह हम जिंदगी गुजार रहे हैं, जिस तरह मान लो कि हमारे इलाके के लोग, हमारे घर के लोग, हमारे मोहल्ले के लोग, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लोग, हमारी मस्जिद के लोग, हमारे मदरसे के लोग, भाई जिस तरह भी हम जिंदगी गुजार रहे हैं, हर एक का अपना एक खास कल्चर है, खास तरीकाकार है। खास तरीकाकार के जरिए मान लो कि वो जिंदगी गुजार रहे हैं, अपने मामलात को चला रहे हैं। बेटा इसको क्या कहते हैं? ये कल्चर है। कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये कोई कतन। जब हम किताबें पढ़ेंगे नो डाउट हमें थोड़ी सी बातें मुश्किल मुश्किल नजर आ रही होती, अदरवाइज तो मेरे बच्चे ये बात हमारे कल्चर का हिस्सा है। ये बात हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। इस काम की हमारा कल्चर इजाजत नहीं देता है। इस काम की हमारा कल्चर इजाजत देता है। अगर हम ये बातें कर रहे हैं तो ये कैसे हो सकता है कि हमें अपने कल्चर का ना पता हो? तो खैर, अब हमने जो डिस्कस करना है एक्चुअली में, वो डिस्कस करना है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। और अभी हम देख भी रहे होंगे कि आप जहां तक हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो मेरे बच्चे, एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से डिफरेंट होता है। इवन देन आप लोग सीए के कॉलेजेस में पढ़ रहे हो, आई होप कि आपको बड़ी अच्छी तरह पता होगा कि इन्हीं सीए के कॉलेजेस के अंदर ही कल्चर थोड़े से डिफरेंट है। यानी कि द नॉर्मल वे ऑफ डूइंग थिंग्स, कल्चर होता क्या है? नॉर्मल वे ऑफ डूइंग थिंग्स। जिस तरह ये बिजनेस, जिस तरह ये ऑर्गेनाइजेशन अपना बिजनेस कर रही है, जिस तरह अपने मामलात को चला रही है, नॉर्मल वे ऑफ डूइंग थिंग्स, उसको कहते हैं ये कल्चर है। और मेरे बच्चे, ये हर ऑर्गेनाइजेशन का आप देखोगे कहीं ना कहीं डिफरेंट हो रहा होता है, डिफरेंट चल रहा होता है। मैं कह रहा हूं हमारे जो सीए के कॉलेजेस, हम दूर नहीं जाते, चले सीए के कॉलेजेस में तो आप जाते हो ना, वहां पे पढ़ते हो, एक कॉलेज का कल्चर किसी और तरह का, दूसरे कॉलेज का कल्चर किसी और तरह का। वहां पे आप माशाल्लाह वो सारे दिन आप फेसबुक के ऊपर मेम्स बना बना के लगा रहे होते, ये जी ये फलाना, ये मदरसा है, ये फलाना है, ये फलाना है, पता नहीं अजीब सी बातें कर रहे होते। तो कहने का क्या मतलब है कि भाई ये कल्चर है ऑर्गेनाइजेशंस के, और ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर डिफरेंट हो सकते हैं। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे ना, ये क्यों पढ़ाया जा रहा है सर हमें? मेरे बच्चे, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। या तो पहले पता कर लो, या वहां पे जाके उसको समझना होगा। जब समझ लोगे फिर आपने उसके मुताबिक चलना है। ये ना हो जाके वहां पे आप अपने कल्चर को लेकर चले जाओ और अपने लिहाज से चलने की कोशिश कर रहे हो, शायद थोड़ा सा मुश्किल हो। आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को समझना होगा, उसके मुताबिक चलना होगा। अगर मान लो आप किसी अच्छी पोजीशन के ऊपर होंगे और आप इस पोजीशन में हैं कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर चेंज करने की नीयत रखते हैं, तो मेरे बच्चे उसके लिए भी पहले आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर समझना होगा। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, जब हम कल्चर की बात करें, सबसे पहले तो हम ओवरऑल कल्चर को देख लेते हैं कि हमारी जिंदगी, हमारा इर्द गिर्द, हम कल्चर किसको कह रहे होते हैं? हमारे मैनर्स क्या हैं? हम लोगों के साथ किस तरह बिहेव करते हैं, किस तरह हम अच्छाई करते हैं, किस तरह हम बुराई से बचते हैं? हमारा पहनावा किस तरह का है, हमारे वर्किंग शेड्यूल्स क्या है, हम कितने की मेहनत करते हैं, किस तरह काम कर रहे होते हैं, हमारी लैंग्वेज क्या है, हम अगर मान ले कि किसी को कोई बीमार पड़े, कोई उसकी ट्रीटमेंट का क्या कि तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं, हमारा मजहब किस तरह के मामला की हमें इजाजत देता है? तो ये जनरल सी बातें मेरे बच्चे के, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। बाकी तो आपको पता ही कि इस तरह के ये जो हैं, ये तो अक्सर वो मनाते हैं ना, ये कल्चर फेस्टिवल मनाते हैं, वहां पे ये सारी चीजें आपको नजर आ रही होती हैं। तो खैर वो तो वाहियाती होती है, लेकिन बहरहाल जो भी हो, हमारे फूड्स डेफिनेटली हमारे कल्चर का है। फोक आर्ट क्या है, सेलिब्रेशंस किस तरह यहाँ पे इस कल्चर में सेलिब्रेशंस की जाती हैं। होता है ना कि एक कल्चर वाले जब दूसरे कल्चर वाले के घर में कोई शादी चल रही होती है तो बड़े एक परेशान हो रहे होते हैं, यार ये क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये क्या कर रहे हैं।
तो डेफिनेटली कल्चर इस बेस के ऊपर सेलिब्रेशंस के लिहाज से भी कल्चर डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट तरह की चीजें अलाउ होती हैं। खैर अलाउ क्या होती है, हम उन चीजों को फॉलो कर रहे होते हैं क्योंकि नॉर्मल वे ऑफ डूइंग थिंग वो होता है, नॉर्मली लोग वही करते हैं और हमें भी वही करना पड़ रहा होता है। खैर लो बेटा, कहते हैं कल्चर क्या है? एक कल्चर इज सेट ऑफ डोमिनेंट बिलीफ्स, एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड नॉर्म्स दैट इज शेयर्ड बाय ए नंबर ऑफ पीपल। कहते हैं कल्चर क्या है? ये तो सेट ऑफ बिलीफ्स है, एटीट्यूड है, वैल्यूज है। ये क्या है सर? सर आप भी लफ्ज मुश्किल मुश्किल बोले जा रहे हो, हमें कुछ बताओ तो सही। ये बिलीफ्स क्या होते हैं, एटीट्यूड्स क्या होते हैं, वैल्यूज क्या होती हैं? ले बेटा, सबसे पहले बिलीफ की बात करते हैं। और जब मैं बिलीफ की बात करूंगा, मुझे बताओ, बिलीफ क्या अकीदे का नाम नहीं होता? क्या अकीदे को नहीं कहते हैं? और अकीदा क्या होता है? कि वो उन चीजों के बारे में यकीन करना जिनकी एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में आप श्योर ना हो। आप पक्के वसूख के साथ ये कह ना सकते हो कि ये चीज वाकई ही इस तरह है, ये आपका अकीदा है। अब अगर मैं ये कहूं कि आपने किसी ने जन्नत देखी हुई है, जहन्नम देखी हुई है, क्या हमारा अकीदा है कि नहीं है? भाई जन्नत भी है, जहन्नम भी है? वो कहते हैं ना कि जन्नत भी है, जहन्नम भी है, नहीं मानता तो मर के देख, है? पता नहीं कुछ इस तरह का वो पूरा था, मेरे वो पूरा जेहन में नहीं आ रहा। चलो खैर, जब जेहन में आएगा फिर आपको बताऊंगा। लेकिन बहर तो मेरे बच्चे, एक कल्चर इज सेट ऑफ डोमिनेंट बिलीफ्स। ये कल्चर बनता कैसे है? इसमें किस तरह देखो, सेम तरह ये कहता है कि कल्चर इज सेट ऑफ डोमिनेंट बिलीफ्स, एटीट्यूड, वैल्यूज एंड नॉर्म दैट इज शेयर्ड बाय ए नंबर ऑफ पीपल। जो एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक इलाके के लोग, एक ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो सेम तरह का काम कर रहे होते हैं, उसको कह रहे होते हैं ये क्या है? ये कल्चर है। खैर यार, क्वेश्चन ड्यूरिंग द क्लास क्वेश्चन ना किया करो, इससे ज्यादा थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होती है। लेकिन बहरहाल हम वापस आते हैं। लो बेटा, हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये कल्चर बनता किस तरह है। सबसे पहले हमने बिलीफ्स की बात की है कि बिलीफ क्या होता है? अकीदा। और अकीदा क्या होता है? कि कुछ ऐसी चीजों के ऊपर यकीन करना जो इनके होने या ना होने के ऊपर शायद आपको 100% श्योर ना हो। यानी कि 100% श्योर का मतलब कि आपको बस आपका दिल कह रहा है कि ये है, लेकिन आपने कभी वो देखा नहीं है। जिस तरह मैं कह रहा हूं कि हम में से किसी ने भी ना तो जन्नत देखी ना जहन्नम देखी, लेकिन जिस तरह हमारे पैगंबर अलैहिस्सलाम हमें बता रहे हैं, जिस तरह हमारा कुरान हमें बता रहा है, हमें उस चीज के ऊपर यकीन है कि जन्नत भी है, जहन्नम भी है। और अगर कोई अच्छाई करेगा उसका अजर भी है, अगर कोई बुराई करेगा उसकी सजा भी है। मान लो कि एक बंदा कहता है ये गुनाह ना कर, तुझे ये सजा मिलेगी, है तुझे दुनिया में भी जलील होगा, आगे भी जलील होगा। तो ये क्या है? ये जस्ट ये बिलीव्स होते हैं, अकीदे होते हैं, जिनके होने या ना होने के ऊपर आपको बहुत श्योरिटी ना हो, लेकिन आप उनके ऊपर यकीन करते हो। उसके बाद अच्छा मेरे बच्चे, सबसे पहले बनता है अकीदा। हमारा अकीदे की बेस के ऊपर हम देते हैं चीजों को वैल्यूज, चीजों को देते हैं वैल्यूज। सबसे पहले बिलीफ। बेटा बिलीफ की बेस के ऊपर हम चीजों को वैल्यूज देते हैं। अब देखो, हमारा यकीन है अल्लाह ताला की जात है, हम जो अच्छाई बुराई कर रहे होंगे उसके बारे में हमसे पूछगिछ होगी, उसके लिहाज से हम चीजों को वैल्यूज देते हैं। ये काम हमने करना है, ये नहीं करना, ये कितनी अहमियत है इसके लिए, इसको कितने ध्यान से करना है, हम उस चीज को वैल्यू देते हैं। और जिस चीज को हम वैल्यू देते हैं उस तरह का हमारा एटीट्यूड होता है, उस तरह का हमारा रवैया होता है, हमारा बिहेवियर होता है। एक मैं बड़ी हल्की सी आपको एग्जांपल दे रहा हूं। एक रिक्शे वाला है, एक रिक्शे वाला है, उस रिक्शे वाले का यकीन है, बिलीफ है कि शायद ये जो रिक्शा है, शायद इसी बेस के ऊपर मेरा घर बार चल रहा है। ये रिक्शा मेरा घर बार चला रहा है, ये चल रहा है तो मेरे बच्चों की फीस पे हो रही है, मेरे घर के रेंट जा रहे हैं, मेरा खाना पीना चल रहा है। तो उस बंदे का इस बात पे यकीन आ गया है कि भाई इस रिक्शे ने मेरी, मान लो कि मुझे कहीं ना कहीं मेरा गुजारा करवा रहा है रिक्शा। अब क्या है, मैं कह रहा हूं जिस चीज के ऊपर आपका यकीन होता है, जिस तरह का बिलीफ होता है, उसी तरह का आप चीजों को वैल्यूज देना शुरू करते हैं। अब क्या कर रहा होगा, इसी चीज के ऊपर वो क्या कर रहा होगा, रिक्शे को बड़ी वैल्यू देगा। खुद चाहे नहाए या ना नहाए, हर रोज रिक्शे को साफ कर रहा होगा, उसको नहला रहा होगा, है बड़ा उसकी केयर करके रख रहा होगा। आप देख रहे होते हो कुछ लोग होते हैं वो हर वक्त कुछ चीजों को संवारते ही रहते हैं, अपनी चीजों को। उनका यकीन है कि ये चीज हमारे लिए बड़ी अहम है। उस यकीन की बेस के ऊपर वो उसको वैल्यू देते हैं, और उसके बाद उनका ये एटीट्यूड सेट होता है। यानी कि शायद बच्चों को वो इतना टाइम ना दे रहे हो जितना अपने उन चीजों को टाइम दे रहे हो। तो सिंपल सी बात कर रहा हूं मेरे बच्चे, ये जो कल्चर होता है, कहते हैं सेट ऑफ डोमिनेंट बिलीफ्स। कुछ लोगों के दरमियान, एक बंदे का क्या कल्चर होगा, जब एक ग्रुप ऑफ पीपल
जिनमें कोई खास तरह का बिलीफ डोमिनेट करता हो, वहां के लोगों के एटीट्यूड खास तरह के हों, वैल्यूज खास तरह की हों, नॉर्म्स होती है नॉर्मल वे ऑफ डूइंग थिंग, तो वो जो शेयर कर रहे हो उनको कह रहे थे ये इसका कल्चर है। जैसे मान लो ये सीएफई में बड़े सारे लोग हैं, इनका भी किसी तरह का कोई बिलीफ होगा, इनके कुछ एटीट्यूड्स होंगे, ये कुछ चीजों को वैल्यूज देते होंगे हैं? और उसके लिहाज से ये चीजों को परफॉर्म कर रहे होंगे, नॉर्मल वे ऑफ डूइंग थिंग होगा है? जैसे मैं बात करूंगा, मान लो बिलीफ क्या है, अकीदा। अब यहां पे हमारा अकीदा क्या, अगर मैं सीएफई की बात करूं, हमारा अकीदा क्या है कि भाई देखो ये सीएफई चल रहा है, सीएफई चल रहा है बच्चों की वजह से, स्टूडेंट्स की वजह से। तो स्टूडेंट्स होंगे तो सीएफई चलेगा, सीएफई चलेगा तो मान लो कि यहां पे जितने भी इंप्लॉइज हैं उनको सैलरीज मिल रही होंगी, सब कुछ चल रहा होगा, ये इनका बिलीफ है। अब इसी बिलीफ की बेस के ऊपर ये चीजों को वैल्यू देते हैं, उतने अपने इंप्लॉइज को वैल्यू नहीं देते, किसी और चीज को वैल्यू नहीं देते जितना स्टूडेंट को वैल्यू देनी पड़ती है। और वो इसी बेस के ऊपर वो कहते हैं कस्टमर इज ऑलवेज राइट। फिर इसी बेस के ऊपर हम भी कह रहे हैं स्टूडेंट इज ऑलवेज राइट, जो स्टूडेंट कह रहा है उसको मानो। और उसी लिहाज से आपको यहाँ के एटीट्यूड नजर आ रहे होंगे, आपकी जो भी रिजर्वेशंस होंगी, जो भी आपकी कोई इस तरह के ग्रीवेंसेस हो सकती हैं, उनको सुना जाता है, रिजॉल्व किया जाता है। इतने सारी मैनेजमेंट रखी जा रही होती है जो स्टूडेंट्स के मसले मसाइल को रिजॉल्व कर रही होती है, मामला को सॉल्व कर रही होती है। तो ये नॉर्मल इसी तरह फिर इसको चलाया जा रहा है। तो कहना ये चाहता हूँ, इसको इतना ज्यादा मुश्किल करने की जरूरत नहीं, जस्ट मैं समझाने के लिहाज से बात कर रहा हूँ। वैसे तो बिजनेस कम्युनिकेशन में आप ये सारी चीजें पढ़ाए हो। कल्चर इज आवर वे ऑफ लाइफ एंड इज रिफ्लेक्टेड इन आवर हिस्ट्री, हेरिटेज एंड हाउ वी कैन एक्सप्रेस आइडियाज। तो ये जनरल सी बातें मेरे बच्चे जस्ट इसको पढ़ लीजिएगा। आगे कुछ काम की बातें, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। बेटा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है, जो उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या है, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक कल्चर नजर आ रहा होता है, उसको हम कह रहे हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है। बड़ा जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था ना, सीएफई है, सीएफई का अपना एक कल्चर है, सीएफई का अपना एक कल्चर है, और इसी तरह और 7 सीए के कॉलेजेस हैं, उनका अपना कल्चर है। तो जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल के ऊपर आपको कल्चर नजर आ रहा होता है, उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। जैसे मान लो आप किसी गवर्नमेंट के इदारे में जाते हो, उसका अपना एक कल्चर है, प्राइवेट इदारे में जाते हो आप उसका अपना एक अलग से कल्चर देखते हो। आप गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में चले जाओ, हैं, आपको अलग से मान लो कि वहां पे माहौल नजर आ रहा होगा, बेचारे लोग नीचे पड़े हुए, इधर पड़े हुए, उधर पड़े हुए। आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ, रूम्स बने हुए हैं, बड़े चीजों को तरीके से रखा हुआ है, हर लोग मान लो कि एक बड़ी केयर की जा रही है पेशेंट्स की, अजीब मामला है। तो ये इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, जो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है। इट रेफर्स टू सेट ऑफ बिलीव्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड शेयर्ड बाय एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल के ऊपर लोगों के बिलीफ क्या है, उनकी वैल्यूज क्या है, उनका बिहेवियर क्या है। बिलीफ जैसे अभी हमने डिस्कस किया, बिलीव्स आर ओपिनियंस, डॉक्ट्राइन्स आर प्रिंसिपल्स हेल्ड बाय ए पर्सन आर ग्रुप एज बीइंग ट्रू। यानी कि ये एक बिलीफ है, ये ओपिनियन होती है कि हाँ ये चीज ऐसे ही है, ये अकीदा होता है कि हाँ मान लिया हम ये चीज ऐसे ही होती है। और उसी लिहाज से हम वैल्यूज देते हैं। मैं जिस तरह आपको बता रहा था, वैल्यूज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ बिलीव्स एंड बिहेवियर विच एन इंडिविजुअल और ग्रुप कंसिडर इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट। जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है ना, फिर हम उस चीज को वैल्यू देते हैं। जैसे आप लोगों का अकीदा है, बिलीफ इस बात पर आया हुआ है कि भाई हमने अगर कुछ कमाना है तो उसके लिए सीए करना है, तो सीए को आप वैल्यू देते हो, आपको पता है, और उसके लिए आपका बिहेवियर है, लगातार पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, घर वाले आपको कोई चीज लाने के लिए कहते हैं, भाई साहब कहते हो ना ना आपको पता तो है हम सीए कर रहे हैं। इधर उधर जाते हो, हर जगह पे, शादी पे, किसी फंक्शन के ऊपर माशाल्लाह लोगों को ऊंची ऊंची बता रहे हो तो हम सीए कर रहे हैं। खैर, तो मेरे बच्चे ये क्या है, ये जस्ट मैं बता रहा हूं कि बिलीफ, वैल्यूज और बिहेवियर बनते किस तरह है। तो यहां पर कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के लेवल के ऊपर पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का क्या बिलीफ है, क्या वैल्यूज है, एटीट्यूड है। मैं कह रहा हूं ना, यहाँ पे सीए के कॉलेजेस हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक बिलीफ होता है कि मान लो कि किसी कॉलेज के अंदर ये होता है कि वहां पे खवातीन और मर्दों को इकट्ठे बैठने की, उनको डिस्कस करने की इजाजत नहीं है। कुछ जगहों के ऊपर ये इजाजत है और कुछ जगहों के ऊपर माशाल्लाह ज्यादा ही खुल के इजाजत है। तो ये क्या है? अब ये उस ऑर्गेनाइजेशन की मान लो कि बिलीफ ही है ना, कि ठीक है, कुछ कह रहे हैं कि नहीं जी हमारा तो यूनिवर्सिटी माहौल है, ये चलना चाहिए। कुछ कहते हैं नहीं भैया, ये दुनिया ही नहीं, हमने आखिरत में भी इम्तिहान देना है, वहां पर भी हमसे सवाल जवाब होना है कि, और ये जो माहौल है ये हम इसका बायस बन रहे हैं, इस तरह के माहौल का, ये जो भी है उनका बिलीफ है, वो उस लिहाज से चीजों को मैनेज कर रहे हैं। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर डिफाइन द वे वी डू थिंग्स अराउंड हियर। जिस तरह ये सीएफई को मैनेज किया जा रहा है, जिस तरह कॉलेज को मैनेज किया जा रहा है, जिस तरह बैंक में जाते हैं उसको मैनेज किया जा रहा है, ये उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है। एन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैन बी यूटिलाइज
इंक्रीमेंट द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोग्रेस, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस में डेफिनेटली जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है ये उसमें प्रोग्रेस में एक इजाफे का बायस बन रहा होता है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर हमने डिस्कस किया, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या था, वो कल्चर जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है। लेकिन मेरे बच्चे उसके बाद होता है वर्क ग्रुप कल्चर, ये कॉर्पोरेट कल्चर बाद में देखते हैं, पहले देखो वर्क ग्रुप कल्चर क्या है। मेरे बच्चे हमने ये पढ़ा है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में आपने कई डिपार्टमेंट्स बना रखे होते हैं, कई डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं। एक है पूरी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, उसको कहते हैं, ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। और एक आगे इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने लोगों को कई ग्रुप्स में भी तो डिवाइड कर रखा है ना, और हर ग्रुप का कल्चर आगे मजीद डिफरेंट हो सकता है। जैसे कहते हैं मार्केटिंग वालों का कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा वहां पे मान लो कि वो होते हैं ना कि जरा थोड़े से यंग पर्सन और बड़े कलरफुल से लोग होते हैं हंसने खेलने वाले कुछ इस तरह के, और उसके साथ ही बिल्कुल बाजू में एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है जहां पे एक मोटे से चश्मे वाले कुछ लोग आके बैठ रहे होते हैं, सारा दिन चुपचाप ऐसी खामोशी है, पता ही नहीं लग रहा होता कि साथ यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट भी है जहां पे कुछ काम हो रहा होगा। तो मेरे बच्चे यहाँ पे क्या है, कहना मैं क्या चाह रहा हूँ, वहीं पे डिजाइनिंग वाले बैठे होंगे, प्रोडक्शन वाले बैठे होंगे, तो मेरे बच्चे इन लोगों के आगे जो मजीद आपने डिपार्टमेंट्स बनाए हैं इनके भी कल्चर डिफरेंट हो सकते हैं। इनके कल्चर को कहते हैं ये वर्क ग्रुप कल्चर है, इनके वर्क ग्रुप कल्चर है। तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर भी हो सकता है, आगे ऑर्गेनाइजेशन में जो आपने डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं उन डिपार्टमेंट्स के भी डिफरेंट कल्चर हो सकते हैं, जिसको कहते हैं वर्क ग्रुप कल्चर। इनको भी समझना है आपने, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर समझना है, फिर अपने अपने डिपार्टमेंट्स का कल्चर भी समझना है। लो बेटा, उसके बाद आता है कॉर्पोरेट कल्चर। इसी तरतीब से पढ़िएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा, पहले ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, फिर ग्रुप कल्चर, और उसके बाद कॉर्पोरेट कल्चर। अच्छा देखो, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर भी हमने देख लिया, अब ग्रुप कल्चर भी हमने देख लिया, तो सर कॉर्पोरेट कल्चर क्या है? मेरे बच्चे देखो, जो कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट होता है ना, ये कहते हैं कि कल्चर, आप ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किस तरह मैनेज की जा रही है, कितनी वेल मैनेज्ड है। आप दूसरे लफ्जों में कह लो, ये ऑर्गेनाइजेशन कितनी वेल मैनेज्ड है, इसको कैसे चलाया जा रहा है, उसको कहते हैं कॉर्पोरेट कल्चर। मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूं। मैं एक टीचर है हमारे किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं, उनकी कॉल आई, राणा साहब मुझे इस कॉलेज से ऑफर आई है, मुझे बताएं कि मैं इस कॉलेज को ज्वाइन करूं या ना करूं। मैंने कहा कि सर देखो, फलाने कॉलेज को तो ज्वाइन ना कीजिएगा, उसका तो आपको पता है कि बड़े ही अनप्रेडिक्टेबल हैं, कोई पता ही नहीं चलता। फलाने कॉलेज को ज्वाइन कर लो सर, वहां पे बड़ा कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट है, कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट है। कहना मैं क्या चाहता था, वो सर अच्छी तरह वेल मैनेज्ड है, सिस्टम के मुताबिक चलने वाले लोग हैं। और जबकि दूसरा अगर मैं जहां पे रिफ्यूज करूं, इसका मतलब कि वो शायद उनमें ये खसूसियत नहीं है कि वो सिस्टम के मुताबिक चलते होंगे, सिस्टम को फॉलो करते होंगे, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते होंगे, वो अपने लिहाज से जब चाहे डिसीजन कर रहे होते हैं, फैसले कर रहे होते हैं, बड़े अनप्रेडिक्टेबल से, जो नुकसानदेह भी हो सकते हैं। तो मैंने उनको कहा कि सर आप फलाने कॉलेज को ज्वाइन कर लें, वहां पे बड़ा कॉर्पोरेट एनवायरमेंट है। तो वही बात मेरे बच्चे, तो कॉर्पोरेट कल्चर क्या होता है, कौन सा कल्चर कितना का वेल मैनेज्ड है, उसको कह रहे होंगे जो जितना अच्छा वेल मैनेज होगा, ये कॉर्पोरेट कल्चर है। इट रेफर्स टू द वे इन विच ऑर्गेनाइजेशन आर मैनेज। जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन मैनेज है, कितनी वेल मैनेज है, उतना ही मान ले कि वो कॉर्पोरेट कल्चर कहला रहा होगा। बेटा, क्रिएटिंग द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन के जो कल्चर हैं, ये क्रिएट किए जा सकते हैं। ये क्रिएट कैसे किए जा सकते हैं भाई? जिस तरह मैं अभी आपको बता रहा था, मान लो कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर, मान लो कि इस पोजीशन पे हो कि आप ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर चेंज करना चाहते हो, तो मेरे बच्चे पहले आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर समझना पड़ेगा, लोगों का कल्चर समझना पड़ेगा, वहां पे वर्क ग्रुप्स का कल्चर समझना पड़ेगा। तो क्रिएटिंग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर किस तरह क्रिएट हो रहे होते हैं? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर अगर हम देख रहे हो, उसका इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर ये मजबूर करता है कि आपने कल्चर किस तरह का रखना है। ये आगे डिस्कस करेंगे हम। यानी कि जिस तरह का इन्वायरमेंट होगा, उस तरह का आपको कल्चर अडॉप्ट करना पड़ेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन को। ये नहीं हो सकता कि आपका इन्वायरमेंट किसी और तरह का हो, ऑर्गेनाइजेशन किसी और तरह की हो। एक ऑर्गेनाइजेशन जो यूएसए में काम कर रही है, उसका कल्चर डिफरेंट होगा। वही ऑर्गेनाइजेशन जब पाकिस्तान में काम कर रही होगी, उसका कल्चर डिफरेंट होगा। क्यों? उसका इन्वायरमेंट उसको मजबूर करना है कि उस तरह जो जिस तरह वहां पे मामला लेकर चल रहे हो, तो यहाँ पे उस तरह मामला आप लेकर नहीं चल सकते। कंपनसेशन, रिवार्ड सिस्टम जो है वहां, कंट्रोल सिस्टम आप इसको कह लो, जो कंट्रोल है वहां के, इसी तरह स्टैंडर्ड्स एंड पॉलिसीज, रूल्स रेगुलेशन, वहां के लोग, वहां का लीडर और ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ये वो चीजें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्रिएट करती हैं, जिनकी बेस के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बन रहा होता है, चल रहा होता है।
खैर, हम अपने सिलेबस की तरफ आते हैं। ये जनरल ये डिस्कशंस हैं, जैसे मेरे बच्चे इसको अच्छी तरह रीड आउट कर लीजिएगा, जरा थोड़ा सा समझने वाली बातें हैं, जस्ट रीड आउट करने वाली। अभी तक जो पूछने वाली बात है, ज्यादा से ज्यादा वो पूछ सकता है, बताओ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, वर्क ग्रुप कल्चर और कॉर्पोरेट कल्चर। ये जो बात है ये जस्ट पढ़ने वाली है, इसको अच्छी तरह रीड आउट कर लीजिएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर हैज सिग्निफिकेंटली, अच्छा ये हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं ये क्या है, क्रिएटिंग द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर हैज सिग्निफिकेंटली बीन लिंक्ड विद स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि अगर आपने कल्चर को समझना चाहते हो तो आप ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरह स्टडी करो। It is important to note that organization culture directly affect the organizational performance. जो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर होते हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस में बड़ा कलीदी रोल होता है। कई कल्चर, मान लो ऑर्गेनाइजेशन की अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ वहां के लोगों का कल्चर मैच नहीं कर रहा होगा, वो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। तो द कल्चर दैट द ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्स यूजुअली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर इट्स प्रॉस्पेरिटी। इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने मकसद के लिहाज से ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर डेवलप किया होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन कोशिश कर रही होती है कि उसका कल्चर उसके कंपेटिटर से डिफरेंट हो और ऐसा कल्चर हो जो उसको कंपेटिटिव एडवांटेज दे। तो इसलिए देखो कि सेम तरह की प्रोडक्ट्स बना के चीजें ऑर्गेनाइजेशन दे रही है आपको, सेम तरह की सर्विसेज दे रही हैं, लेकिन उनके अंदर कल्चर डिफरेंट है। वहां पे कल्चर डिफरेंट रख के कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन करने की कोशिश की गई, लोगों को कहीं ना कहीं मान लो कि अपने कंपेटिटर से हटके कॉर्पोरेट कल्चर। इसी तरतीब से पढ़िएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। पहले ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, फिर ग्रुप कल्चर और उसके बाद कॉर्पोरेट कल्चर। अच्छा देखो, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर भी हमने देख लिया, अब ग्रुप कल्चर भी हमने देख लिया, तो सर कॉर्पोरेट कल्चर क्या है? मेरे बच्चे देखो, जो कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट होता है ना, ये कहते हैं कि कल्चर, आप ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किस तरह मैनेज की जा रही है, कितनी वेल मैनेज्ड है। आप दूसरे लफ्जों में कह लो, ये ऑर्गेनाइजेशन कितनी वेल मैनेज्ड है, इसको कैसे चला, यहाँ पे उस तरह मामला था, आप लेकर अडॉप्ट करना पड़ेगा। इन्वायरमेंट उतना ही मान ले कि वो कॉर्पोरेट कल्चर कहला रहा होगा। बेटा, क्रिएटिंग द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन के जो कल्चर हैं ये क्रिएट किए जा सकते हैं। ये क्रिएट कैसे किए जा सकते हैं भाई? जिस तरह मैं अभी आपको बता रहा था, मान लो कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर, मान लो कि इस पोजीशन पे हो कि आप ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर चेंज करना चाहते हो, तो मेरे बच्चे पहले आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर समझना पड़ेगा, लोगों का कल्चर समझना पड़ेगा, वहां पे वर्क ग्रुप्स का कल्चर समझना पड़ेगा। तो क्रिएटिंग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर किस तरह क्रिएट हो रहे होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर, अगर हम देख रहे हो, उसका इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर ये मजबूर करता है कि आपने कल्चर किस तरह का रखना है। ये आगे डिस्कस करेंगे। यानी कि जिस तरह का इन्वायरमेंट होगा उस तरह का आपको कल्चर अडॉप्ट करना पड़ेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन को। ये नहीं हो सकता कि आपका इन्वायरमेंट किसी और तरह का हो, ऑर्गेनाइजेशन किसी और तरह की हो। एक ऑर्गेनाइजेशन जो यूएसए में काम कर रही है उसका कल्चर डिफरेंट होगा, वही ऑर्गेनाइजेशन जब पाकिस्तान में काम कर रही होगी उसका कल्चर डिफरेंट होगा। क्यों? उसका इन्वायरमेंट उसको मजबूर करना है कि उस तरह जो जिस तरह वहां पे मामला लेकर चल रहे हो, तो यहाँ पे उस तरह मामला आप लेकर नहीं चल सकते। कंपनसेशन, रिवार्ड सिस्टम जो है वहां, कंट्रोल सिस्टम आप इसको कह लो, जो कंट्रोल है वहां के, इसी तरह स्टैंडर्ड्स एंड पॉलिसीज, रूल्स रेगुलेशन, वहां के लोग, वहां का लीडर और ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ये वो चीजें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्रिएट करती हैं, जिनकी बेस के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बन रहा होता है, चल रहा होता है। खैर, हम अपने सिलेबस की तरफ आते हैं। ये जनरल ये डिस्कशंस हैं, जैसे मेरे बच्चे इसको अच्छी तरह रीड आउट कर लीजिएगा, जरा थोड़ा सा समझने वाली बातें हैं, जस्ट रीड आउट करने वाली। अभी तक जो पूछने वाली बात है ज्यादा से ज्यादा वो पूछ सकता है, बताओ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर,
वर्क ग्रुप कल्चर और कॉर्पोरेट कल्चर। ये जो बात है ये जस्ट पढ़ने वाली है, इसको इतना रीड आउट कर लीजिएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर हैज सिग्निफिकेंटली, अच्छा ये हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं ये क्या है, क्रिएटिंग द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर हैज सिग्निफिकेंटली बीन लिंक्ड विद स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अगर आपने कल्चर को समझना चाहते हो तो आप ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरह स्टडी करो। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर डायरेक्टली इफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। जो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर होते हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस में बड़ा कलीदी रोल होता है। कई कल्चर, मान लो ऑर्गेनाइजेशन की अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ वहां के लोगों का कल्चर मैच नहीं कर रहा होगा, वो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। तो द कल्चर दैट द ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्स यूजुअली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर इट्स प्रॉस्पेरिटी। इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने मकसद के लिहाज से ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर डेवलप किया होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन कोशिश कर रही होती है कि उसका कल्चर उसके कंपेटिटर से डिफरेंट हो और ऐसा कल्चर हो जो उसको कंपेटिटिव एडवांटेज दे। तो इसलिए देखो कि सेम तरह की प्रोडक्ट्स बना के चीजें ऑर्गेनाइजेशन दे रही है आपको, सेम तरह की सर्विसेज दे रही हैं, लेकिन उनके अंदर कल्चर डिफरेंट है। वहां पे कल्चर डिफरेंट रख के कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन करने की कोशिश की गई, लोगों को कहीं ना कहीं मान लो कि अपने कंपेटिटर से हटके। जी मैडम, माजूद इंटरप्शन हुई इंटरनेट की, तो मुझे बता दें कि क्या दोबारा से अब आपको मेरी आवाज आ रही? चलें, थैंक यू बेटा, थैंक यू, ठीक हो गया। तो मेरे बच्चे, हम डिस्कस कर रहे थे क्रिएटिंग द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर किस तरह क्रिएट किया जा सकता है। और हम यही डिस्कस कर रहे थे कि मेरे बच्चे देखें, हर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने पर्पस के लिहाज से अपने कल्चर को सेट किया हुआ है, और हर ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश होती है कि उसका कल्चर उसकी दूसरी जो उसके कंपेटिटर हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो और बेहतर हो। और इसी बेस के ऊपर आप देखते हो कि सेम तरह की प्रोडक्ट, सेम तरह की सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड कर रही होती हैं, लेकिन उसके अंदर कल्चर डिफरेंट होते हैं, उसके अंदर कल्चर डिफरेंट होते हैं। खैर, बेटा इसको जस्ट ये चीजें जस्ट रीड आउट करने वाली है मेनली। ये काम की बात आ गई मेरे बच्चे, यानी कि सीधा सीधा पेपर में पूछे जाने वाली बात कि कल्चर डिसाइडिंग फैक्टर, वो कौन से फैक्टर हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कल्चर डिसाइड करते हैं, जिनकी बेस के ऊपर कल्चर बन रहे होते हैं, जो कल्चर के बनने में अपना रोल अदा कर रहे होते हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं। बेटा सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर एंड साइज। कहता है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स शेप द कल्चर ऑफ द ग्रुप, वर्क ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। कहता है इनमें से कुछ जो फैक्टर्स हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये सारे के सारे या इनमें से कुछ मिलकर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर शेप करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बनाते हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या है, स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। भाई जो जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हम देखते हैं कितने फॉर्मल रोल्स होते हैं, एक प्रॉपर हायरार्की होती है, हर एक बंदे को पता होता है कि उसका सबऑर्डिनेट कौन है, बॉस कौन है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटी है, जैसे हमने एंटरप्रेन्योर की बात की थी, उसमें आप देखते हो मेरे बच्चे के लोग मान लो कि बड़ा इनफॉर्मल माहौल है,
कुछ लोग जैसे दिल कर रहा है काम कर रहे हैं, वहां पे बॉस बैठा हुआ है जिससे चाहे जब चाहे जो मर्जी काम ले ले, ना कोई जॉब स्पेशलाइजेशन, ना ही डिवीजन ऑफ वर्क, ना ही कोई काम में इस तरह की एफिशिएंसी। तो इस तरह चल रहा होता है। उसके बाद लीडरशिप, लीडर के ऊपर कल्चर बड़ा डिपेंडेंट होता है मेरे बच्चे। जिस तरह का लीडर होता है उसी तरह की उसकी मान लो कि जो प्रजा है, जिसको आप कह रहे होते हैं कि जो राया है, उसका भी मोस्टली अपने लीडर को ही फॉलो कर रही होती है। इसलिए लीडर बड़ा इंपॉर्टेंट है। The leaders of an organization can influence culture, for example, by setting the values of the organization and its goals and strategy. इसलिए तो जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर चेंज होता है ना, उसमें कल्चर में भी चेंज आता है। जैसे शायद पहले भी हमने डिस्कस किया था, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इवन दैट कोई सीए फर्म है, पहले उनके जो बाप थे, उनके जो फादर था, वो उस फर्म को चला रहा था, तो वो मान लो कि उसने किसी और तरीके से फर्म को मैनेज किया हुआ था। जब उनकी डेथ के बाद उनके बच्चे ने उस फर्म को संभाला, वो भी अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसने संभाला, उसने किसी और तरीके से लेकर चला। तो लीडर चेंज हो रहा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर उसका लीडर चेंज हो रहा होगा तो मेरे बच्चे वहां पे थोड़ी सी वैल्यूज भी चेंज हो रही होती है, वहां पे कल्चर भी चेंज हो रहे होते हैं। अगर मान लो कि जो पहला एक लीडर था वो बड़ा ही ओपन माइंडेड था, बड़े खुले ख्याल का बंदा था, जिस तरह मर्जी हर बंदे को जैसे मर्जी अलाउ किया हुआ था। उसके बाद आगे वहां पे मान लो कि एक ऐसा बंदा जो जरा थोड़ा सा दीन और दुनिया दोनों को लेके चलने वाला हो, वो अपने लिहाज से चीजों को लेके चल रहा होगा। एक पहला बंदा था, हो सकता है लोगों को नमाज के वक्त कह रहा हो कि देखें जी ये आपका पर्सनल मामला है, यहाँ इस टाइम के ऊपर आपको नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, खुदा ना खासा ये करो वो करो, कुछ इस तरह की हरकतें कर रहा होगा। उसके बाद अगर दूसरा बंदा आ रहा होगा, वो उसकी जो प्रायोरिटी कुछ और होंगी। तो कहने का ये मतलब है जो लीडर चेंज हो रहा हो तो मेरे बच्चे उसका भी इन्फ्लुएंस होता है कल्चर के ऊपर। इन्वायरमेंट, जिस तरह अभी मैं आपको बता रहा था मेरे बच्चे, इन्वायरमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस जगह पर भी आप जाओगे, ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे, बिजनेस शुरू करोगे, पहले देखोगे वहां का इन्वायरमेंट कैसा है, उसी तरह का आपको बिजनेस एक्टिविटीज अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, उसी तरह आपको वहां पे लेके चलना पड़ेगा। मैं जिस तरह अभी आपको बता रहा था कि मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन यूएस में है और एक पाकिस्तान में है, सेम ऑर्गेनाइजेशन, वही केएफसी यूएसए में खुला हुआ, वही केएफसी यहाँ पे है, वही मैकडोनल्ड वहां पे है, वही यहाँ पे है, वही नेस्ले वाले वहां पर भी काम कर रहे होंगे, यहाँ पे भी काम कर रहे होंगे, लेकिन तरीकाकार डिफरेंट है। तरीकाकार डिफरेंट है, मार्केटिंग डिफरेंट तरीके से की जा रही है, सर्विस डिफरेंट तरीके से की जा रही है, लोगों के यहाँ पे पहनावा डिफरेंट है, सारा मामला डिफरेंट है। इवेंट्स, इवेंट्स भी कहता है कि मान लो कि कल्चर को चेंज करते हैं। जैसे मान लो इस तरह के इवेंट हो सकते हैं, खुदा ना खासा कोई कंपनी का जो बड़ा वो है, कोई मेजर जो बंदा हो जिसकी बेस के ऊपर वो कंपनी चल रही हो, जिसके विजन के ऊपर कंपनी चल रही हो, उसकी डेथ होगी। उसकी डेथ के बाद अगर कोई नया बंदा आ गया है, इस तरह का मामला कह लो, या वैसे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इवेंट्स हो रहे होते हैं, कल्चर डेवलप एज ए रिजल्ट ऑफ मेनी इवेंट्स एंड हाउ ए ग्रुप आर ऑर्गेनाइजेशन हैज रिस्पोंडेड टू दोज इवेंट्स। बड़े सारे इवेंट्स होते हैं इस तरह के जहां पे ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रही होती है, एकदम से कोई बुरे हालात आ गए, एकदम से मान लो कि उनके जो कस्टमर हैं वो छोड़कर चले गए, या कोई मान लो कि इस तरह का इवेंट हुआ कि जहाँ पे जैसे यहाँ पे ये इवेंट हुआ है, मान लो कि एकदम से कोरोना आया, लोगों के काम करने के तरीकाकार ही बदल गए हैं। उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस, आप कारोबार किस तरह का कर रहे हो, वो भी आपके कल्चर को बड़ी हद तक इफेक्ट कर रहा होता है। नेचर ऑफ बिजनेस हैज वेरी इन्फ्लुएंशियल रोल इन डिसाइडिंग एंड क्रिएटिंग द कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जहां पे कुछ बनाया जा रहा होता है एक्चुअली में, वहां पे आप देखोगे उनका कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। और जो सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये हॉस्पिटल्स हैं, फर्म्स हैं, तो इस तरह के यहाँ इनका कल्चर डिफरेंट होगा। नेचर ऑफ क्लाइंट और ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ क्लाइंट हैज वेरी कंसिडरेबल। अब इसके बाद वो कह रहा है कि मेरे बच्चे जो क्लाइंट है हमारा, नेचर ऑफ क्लाइंट, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके क्लाइंट किस तरह के हैं, इसके क्लाइंट भी मान लो कि आपके कल्चर को बड़ा इफेक्ट कर रहे होंगे। जैसे आप फॉर्म में जाओगे ना, फॉर्म में जाओगे तो आपके डिफरेंट जो आगे कंपनीज हैं वो आपके क्लाइंट होंगे, जहां पे जाके आप वो ऑडिट कर रहे होंगे, उनको सर्विसेज दे रहे होंगे। देखिएगा कि आपके जो फॉर्म है उसके कल्चर पे बड़ा इफेक्ट होगा उसके क्लाइंट्स का, उसके क्लाइंट्स का बड़ा इफेक्ट होता है। अच्छा वहां पे ऐसे होता है, हम भी ऐसे करेंगे, वहां पे ऐसे ट्रीट किया जा रहा होता है, हम भी यहाँ पे ऐसे करेंगे। तो कुछ इस तरह के कुछ और भी बड़ी सारी चीजें आप वहां से अडॉप्ट करते हैं। उसके बाद मेरा कल्चरल वेब इंतहाई इंपॉर्टेंट। मैं कह रहा हूँ छोटा सा चैप्टर है जो 2 लेक्चर में खत्म हो जाना आज और कल के अंदर, और इसमें इंतहाई इंपॉर्टेंट बात एक हमने डिस्कस करी, कल्चर डिसाइडिंग फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कल्चर को डिसाइड करते हैं। अब कल्चरल वेब, यानी कि अगर वैसे वेब देखा जाए तो एक मकड़ी के जाले को कह रहे होते हैं, जिसमें बड़ी सारी वो छोटी छोटी तारें से आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। तो ऐसे यहाँ पे जॉनसन एंड स्कूल्स ने बेटा कल्चरल वेब बताने की कोशिश की कि हम आपको बताते हैं कि ये जो कल्चरल वेब है, ये जो कल्चर का एक जाला है जो मकड़ी के जाले की तरह है, ये किन किन स्ट्रिंग से मिलकर बना हुआ है, कौन कौन सी वो तारे हैं जिनसे मिलकर बना हुआ है, या कौन कौन सी जो चीजें हैं जिनसे कल्चर नजर आ रहा होता है, जो हमारे कल्चर को शेप करती हैं। जॉनसन एंड स्कूल्स वालों ने बेटा ये कल्चरल वेब बताने की कोशिश की। आगे उसको रीड आउट करने से पहले अगर हम यहीं पे उसको डिस्कस कर लें, इससे भी आइडिया हो जाएगा हमारा। सबसे पहले मेरे बच्चे, अगर हम बात कर रहे हो, बात कर लेते हैं सिंबल्स की।
बेटा कुछ कल्चर आपको ऑर्गेनाइजेशन के सिंबल्स में नजर आ रहे होते हैं। देखिए ना, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस खास तरह के लोगोज इस्तेमाल कर रही होती हैं, खास तरह का यूनिफॉर्म इस्तेमाल कर रही होती हैं, खास तरह के कैप्स उन्होंने पहने होते हैं, खास तरह से वो मार्केटिंग कर रही होती हैं। उनके जो ऑफिस के जो लेआउट हैं, जो उनकी कंपनीज के लेआउट हैं, वो खास तरह के होते हैं। जब वो डॉक्यूमेंट सेंड कर रही होती है, वो मान लो कि खास तरह के डॉक्यूमेंट्स बना के, ये सारे क्या है, सिंबल्स जो नजर आ रही है, जिनमें ऑर्गेनाइजेशन मान लो क्या उनका जो कल्चर है आपको नजर आ रहा हो, सिंबल्स भी हो सकती हैं। इवन देन आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में जाते हो ना, आप इधर उधर दीवारों की तरफ देखो तो आपको वहां बड़ी सारी चीजें नजर आ रही होंगी। जैसे मान लो कि आप एक ऑफिस में गए, किसी बंदे के इंटरव्यू के लिए गए, वहां पे कुछ मान लो कोई आयात लगी हुई है, कुछ इस तरह की चीजें लगी हुई है, आपको लग रहा होगा कि यार ये बंदा क्या है, ये कोई मजहबी बंदा है? उसके बरक्स खुदा ना खास आप किसी ऑफिस में जाएं, वहां पे कहीं पे ऐश्वर्या लगी हो, वहां पे करीना लगी हो, तो आप खुद ही सोचोगे यार बड़ा याश किस्म का बंदा है? तो आप कहीं ना कहीं माइंड सेट बना लेते हो, देखो जी मैंने इस तरह बिहेव करना है इसके साथ। कहीं ना कहीं उनको देख के आप याद रख लो कि मैंने कुछ फिल्मों के नाम याद रखने हैं, दिमाग में रखने हैं, ताकि इसने कोई डिस्कशन कर लेना। और उधर जब दूसरा भी देखोगे, आप देखोगे वहां पे घबरा रहे होंगे, यार ये कहीं ये ना हो कि कहीं वो दीन की बात शुरू हो जाए और मुझे कुछ पता ही ना हो, है? आप उसको सोचना शुरू कर दोगे, आप याद करना शुरू कर दो, टोटल कलमे कितने हैं और आयतल कुर्सी क्या है? दुआए कनूत थोड़ा सा याद कर लो, जनरल बता रहा हूं। तो सिंबल्स, वो चीजें जो नजर आ रही हो, जिनको देखकर आपको उसके कल्चर का आइडिया हो। उसके बाद रिचुअल्स एंड रूटीन्स। रिचुअल्स एंड रूटीन तो वो है जो नॉर्मली वहां पे लोग आपको रूटीन से काम, टाइम पर आते हैं, टाइम पर जाते हैं, उसके बाद आप जाकर बैठते हो, फौरन से एक बंदा, जैसे आप किसी उसमें जाते हो, किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, रूटीन है उनकी। जैसे आप आके बैठे, दो बंदे वहां पे आ रहे होंगे, एक बंदा ऑर्डर लेने पहुंच रहा होगा, एक बंदा वहां पे आपसे पूछ रहा होगा कि सर, मान लो कि वो चीजें उठा रहा होगा वहां से, कुछ चीजों को सही कर रहा होगा, सेट कर रहा होगा, वो ऑर्डर लिया, तो उसके बाद बार बार कुछ लोग आके पूछ रहे होंगे आपसे, सर मजीद कुछ तो चाहिए। ये रूटीन है उनकी वहां पे। लेकिन कुछ जगहों के ऊपर कोई लोग ऑर्डर लेने नहीं आते हैं, ऑर्डर लेकर आ भी जाए मान लो कि उसके बाद मजीद अगर कोई चीज आपको चाहिए हो तो कोई पास बैठा ही नहीं होता, सुन ही नहीं रहा था वहां पे। तो रूटीन्स, वो जो नॉर्मली वहां पे चीज होती है। उसके बाद रिचुअल्स, रिचुअल्स एंड रूटीन्स की बात हो रही है। रिचुअल्स कोई सेरेमनीज की बात हो रही होती है, कुछ सेलिब्रेशंस की बात हो रही होती है। जैसे होता है ना कि चलो मान लो कि जब भी हमारे सीएफई में भी इसी तरह होता है, जब भी यहाँ पे किसी की बर्थडे होती है तो सारे जो लोग हैं डिपार्टमेंट्स के, जो लोग इकट्ठे मिलकर उसको सेलिब्रेट करते हैं। इसी तरह अगर कोई आके ज्वाइन कर रहा हो, उसको वेलकम पार्टी दे रहे हैं। अगर कोई जा रहा है, उसको मान लो कि उसको अब उसको वेलकम तो बंदा क्या कहे, उसके लिए क्या वर्ड यूज हो रहा होगा, चलो जो भी है, तो उसको जाने की पार्टी दी जा रही होती है, जो भी है, इस तरह चीजों को सेलिब्रेट किया जा रहा होता है। ये इनको कह रहे होते हैं, ये रिचुअल्स हैं कुछ। उसके बाद पावर स्ट्रक्चर। पावर स्ट्रक्चर में क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में किसकी चलती है। पावर स्ट्रक्चर क्या बता रहा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में किसकी चलती है। देखो मेरे बच्चे, अगर हम पावर स्ट्रक्चर की बात करें, हम देख रहे होंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में किसका इंफ्लुएंस है, पावर किसकी है, किस बेस के ऊपर पावर इस्तेमाल की जाती है, ये कह लो। देखो मेरे बच्चे, अगर आपको याद हो, हमने वो डिस्कस किया था ना, मिन्सबर्ग के कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बिल्डिंग ब्लॉक्स डिस्कस किए थे। वहां पर डिस्कस किया था कि 5 तरह के उसने ब्लॉक बताए थे, कि उसमें वो प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी भी थी, मशीन ब्यूरोक्रेसी भी थी, एडोक्रेसी भी थी, मिडिल मैनेजमेंट और टॉप मैनेजमेंट। ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी। वो एक्चुअली पावर स्ट्रक्चर ही बता रहा था कि किस ऑर्गेनाइजेशन में किसकी चलती है। तो जिसकी चलती होगी, जिस तरह चलती होगी उसकी, उस लिहाज से भी मेरे बच्चे उसका स्ट्रक्चर हमें पता चल रहा होगा, कल्चर क्या है। कुछ जगहों पे मान लो टैलेंट की कदर होती है, लोगों को जो जितने ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, जितना उनको काम को पता होता है, उनके पास पावर होती है। लेकिन कुछ जगहों के ऊपर बेटा जो पावर होती है, वो जितना मर्जी नालायक हो, जो उसको ओहदा दे दिया, वो ओहदे के लिहाज से पावर इस्तेमाल कर रहा होता है। तो पावर स्ट्रक्चर। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि आपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस तरह रखा हुआ। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर टॉल है तो मेरे बच्चे वहां पे डेफिनेटली कल्चर डिफरेंट होगा। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर फ्लैट है तो वहां का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, यानी कि कल्चर डिफरेंट होगा। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, ये भी आपके कल्चर को इफेक्ट कर रहा होता है। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है, फॉर्मल स्ट्रक्चर है। उसके बाद कंट्रोल किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के, यानी कि लोगों को किस तरह कंट्रोल कर रहे हो, जिस तरह होता है ना अटेंडेंस सिस्टम किस तरह का है। उसके अलावा बाकी जो लोग आ रहे हैं टाइम के ऊपर आ रहे हैं, जा रहे हैं टाइम के ऊपर जा रहे हैं, कोई छुट्टी तो नहीं कर रहे हैं उसके लिए, और जब काम कर रहे हो तो वाकई काम कर रहे हो, इस तरह के कौन से आपने किस तरह के कंट्रोल लगाए हुए। और स्टोरीज, बड़ा कुछ जो कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, स्टोरी सुना सुना के सेट किए जा रहे होते हैं। यानी कि जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे ना, उसके बारे में आप सुनोगे, देखेंगे ये जो बिजनेस शुरू हुआ था, ये जो हमारे मालिक हैं उनके बाप ने, दादा ने शुरू किया था, और एक छोटी सी दुकान से शुरू किया था, बढ़ते बढ़ते इस तरह यहां तक पहुंच गया, और ये जो बिल्डिंग ली थी उनको किसी ने, उनके दोस्त ने गिफ्ट की थी। ये इस तरह कोई स्टोरीज सुनाई जा रही होती है। ये स्टोरीज भी मान लो कि उस कल्चर का हिस्सा बन रही होती है। तो ये मेरे बच्चे
कुछ कल्चरल वेब बताया जॉनसन एंड स्कॉल्स वालों ने कि कल्चर को आप देखना चाहें तो इन 6 चीजों के जरिए देख सकते हैं, 6-7 चीजों के जरिए। सबसे पहले रूटीन एंड रिचुअल्स की बात की थी। क्या है? रूटीन्स आर द वे थिंग्स आर डन अराउंड हियर। वो जो चीजें हम नॉर्मली कर रहे होते हैं उसको आप रूटीन्स कह रहे होते हैं। नॉर्मल जिस तरह किसी भी आप जगह पे चले जाओ, आपको पता है कि आपके साथ इस तरह सलूक किया जाना है। जैसे आप गवर्नमेंट के इदारे में जाते हो, आपको पता है कि उनकी रूटीन क्या है। पहले माशाल्लाह अगर वो चाय पी रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, पहले सारे चाय बिस्किट पिएंगे आपके सामने, आपको पास खड़ा करके। उसके बाद आपकी तरफ तो जो होंगे, हाँ भाई तू किधर आया है, तो वहां पे उनकी रूटीन्स हैं। और अगर किसी प्राइवेट में जा रहे होंगे, वो सबसे पहले आपको केयर कर रहे होंगे, आपकी केयर कर रहे होंगे, आपको सुन रहे होंगे। खैर, कहता है कि इंडिविजुअल्स गेट यूज्ड टू द एस्टैब्लिश्ड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स एंड बिहेव टुवर्ड्स ईच अदर एंड टुवर्ड्स आउटसाइडर इन पर्टिकुलर वे। तो डेफिनेटली मेरे बच्चे वही बात कि इंडिविजुअल गेट यूज्ड टू द एस्टैब्लिश्ड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। वहां पे जिस तरह चीजें हो रही होती है ना, जो नया आने वाला बंदा है वो भी उन चीजों को सीखता है और उसी तरह दूसरे लोगों से बिहेव करता है। अब देखो ना, गवर्नमेंट के इदारों में मैं कह रहा हूं कि सारे लोग एक जैसे क्यों होते हैं? मेरे बच्चे कभी वहां पे लोग अच्छे भी गए थे, लेकिन उन्होंने भी जाके माशाल्लाह कहते हैं ना कि जिस तरह का देश वैसा भेष। तो अगर उस देश में गए तो उन्होंने भी जाके वैसा ही भेष अडॉप्ट कर लिया। उनको लग रहा कि नहीं भाई, यहाँ पे अगर सर्वाइवल करनी है तो आपको इन्हीं जैसा बनना पड़ेगा, क्योंकि जो बंदा यहाँ पे काम करता है उसको सारे अपना काम भी दे देते हैं, तो जो नहीं काम करता वो यशी कर रहा है, तो इसी तरह का बन जाओ। रिचुअल्स आर स्पेशल इवेंट्स इन लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच आर एन एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट। जैसे अभी मैं बता रहा था कि कुछ सेलिब्रेशंस की जा रही होती हैं, कुछ इवेंट्स मुनक्कद किए जा रहे हैं, एंड जैसे अभी ये न्यू ईयर आ रहा है, कुछ जगहों के ऊपर इस तरह की वाहियातियां भी होंगी। स्टोरीज एंड मिथ्स। स्टोरीज एंड मिथ्स, जैसे अभी मैं बता रहा था मेरे बच्चे, कुछ जगहों के ऊपर कुछ स्टोरीज बताई जा रही होती है, कहानियां बताई जाती है। इवन देन मुझे पता है कि जब हमने सीए का एक कॉलेज को ज्वाइन किया था, उस सीए के कॉलेज के बारे में कुछ स्टोरीज सुनाई जाती थी। ये जो कॉलेज है ये फलाने साहब ने इतने साल पहले शुरू किया था, उन्होंने इस तरह अपनी जॉब छोड़ी और वो नहीं चाहते थे कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी और इस तरह अकाउंट्स की जॉब करूं, और उसके बाद उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और उसके बाद वो बच्चे बढ़ते गए और उसके बाद ये इतना बड़ा कॉलेज ओपन हो। तो इस तरह करके मुझे पता है कि हम वो स्टोरी सुना करते थे। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बेटा इस तरह की स्टोरीज और मिथ्स सुनाई जा रही होती हैं। स्टोरी एंड मिथ्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन and to suggest the importance of certain individuals or events. They are passed by word of mouth. Definitely फिर आगे वो अगले बंदे को सुना रहे होते हैं, इस तरह ये चलती जा रही होती है। सिंबल्स, वो चीजें जो नजर आ रही होती हैं, वो चीजें जो नजर आ रही होती हैं, जो आप देख सकते हो, सुन सकते हो। सिंबल्स कैन बिकम ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल्स ऑफ सिंबल्स माइट बी ए कंपनी कार, हेलीकॉप्टर, ऑफिस बिल्डिंग, इनके लेआउट किस तरह के हैं, लोगो किस तरह का है, स्टाइल ऑफ लैंग्वेज क्या है, कॉमन वर्ड्स क्या है, वो जो जार्गन यूज किया करते हैं। कुछ आप फॉर्म्स में जाओगे ना, फॉर्म्स में, डिफरेंट फॉर्म्स में अपने उन्होंने टेक्निकल जार्गन यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद कहता है कि पावर स्ट्रक्चर, उस ऑर्गेनाइजेशन में किस बंदे की चलती है, किस बंदे का इन्फ्लुएंस होता है, किस बेस पर होता है। यानी कि एक बंदे के पास अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में पावर है तो उस पावर का सोर्स क्या है, किस बेस पर वो पावर है उसके पास। जिस तरह मैं अभी आपको बता रहा था, कुछ जगहों पे एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज की बेस के ऊपर लोगों के पास आता है, इन्फ्लुएंस आता है, पावर आती है। लेकिन कुछ जगहों के ऊपर उसका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का उसको पावर दे रहा होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बंदा एक्सपर्ट है या नहीं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया, द स्ट्रक्चर, द कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज अफेक्टेड बाय इट्स organization and management structure. Organization structure indicates the important relationship and so emphasize who and what is the most important parts of it. यानी कि हमने वहां पे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाया होता है, टॉप मैनेजमेंट रखी होती है, मिडिल मैनेजमेंट, ऑपरेशन है। हमें पता होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा इंपॉर्टेंट है, जिसकी सुननी है। कंट्रोल सिस्टम, यानी कि कंट्रोल किस तरह के लगा रखे हैं, लोगों की परफॉर्मेंस को कैसे कंट्रोल कर रहे हो और फिर उनको रिवार्ड किस तरह का पे कर रहे हो। इस टॉपिक के बिल्कुल नीचे देखोगे तो आपको मेरे बच्चे एक एग्जाम्पल नजर आएगी, एक एग्जाम्पल नजर आएगी। और उस एग्जाम्पल का अगर मैं नाम बोलूं, नाम तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन आई कैप की स्टडी टेक्स्ट के पेज नंबर 124 के ऊपर, 124 के ऊपर इस एग्जाम्पल को अभी फौरन, लेक्चर हमारा खत्म हुआ, आप इस एग्जाम्पल को पेज नंबर 124 के ऊपर, ये मैक्सिमम है जिस तरह ये पेपर में पूछा जा सकता है, ये मैक्सिमम है। या तो सीधा सीधा पूछ लेगा जॉनसन एंड स्कूल के मुताबिक, कल्चरल वेब के ये जो एलिमेंट हैं ये बता दो, सीधे सीधे नाम लिस्ट करवा सकता है, इनको कह सकता है थोड़ा सा स्टेट कर दो, डिस्क्राइब कर दो। या मान लो कि इस तरह सिनेरियो देकर आपसे पूछेगा, बताओ यहाँ पे किस, अकॉर्डिंग टू जॉनसन एंड वेब, जो जॉनसन एंड स्कूल वेब कल्चर, किस एलिमेंट की बात हो रही है, तो वो आपसे पूछ सकता है। ये मैक्सिमम टफ है जो वहां पे आपकी किताब के अंदर दिया हो। तो मेरे बच्चे इसको फौरन अभी कर लो ताकि आपको पता चल रहा हो। ये इंतहाई आसान सा छोटा सा एक चैप्टर है जिसमें जो 2 काम की चीजें आज हमने पढ़ ली, कुछ काम की चीजें मेरे बच्चे कल हैं, कल बल्कि कुछ नहीं, काफी कुछ इंपॉर्टेंट है।
इसमें जो हमने आगे डिस्कस करना है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स हैंडी का जो मॉडल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। खैर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।